हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे लेटेस्ट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। चैप्टर का नाम आप फिर से देख सकते हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत की झलकियां। इसके पहले 7 नंबर लिखा है, बट ये ओल्ड बुक में 7 नंबर पर था चैप्टर। न्यू बुक में ये 5 नंबर पे आ गया है, क्योंकि ओल्ड बुक से जो 2 चैप्टर्स थे, इससे पहले वाले 2 चैप्टर 5 और 6 उनको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये वाला जो 7 था ये अब 5 नंबर पर आ गया है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट है कूर्ग और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर यानी बेकरी वाला, जो बेकरी में ब्रेड, टोस्ट, पाव, डबल रोटी आदि बनाता है, वो। अब इसमें कह रहे हैं This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यह चित्रण है गोवा के एक परंपरागत गांव के बेकर का, जिसका अब भी आज भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगे इस चैप्टर में बोल रहे हैं, Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे बड़ों को अक्सर अतीत के उन पुराने अच्छे पुर्तगालियों के दिनों को चाव से, प्यार से याद करते हुए अक्सर सुना जा सकता है। हमारे बड़ों को वो पुर्तगाली लोग और उनके प्रसिद्ध डबल रोटियां, ब्रेड, डबल रोटियां आदि, उनके दिनों को जो है बड़े ही प्यार से उन अतीत की यादों को याद करते हुए आज भी हमारे बड़ों को सुना जा सकता है कि वो अतीत की उन यादों को बड़े ही प्यार से याद कर रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो, ऐसा सुना जा सकता है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वे डबल रोटियों को खाने वाले शायद अब ना रहे हों, शायद अब जो है विलुप्त हो चुके हों, खत्म हो चुके हों, जा चुके हों, लेकिन वो पाव, वो डबल रोटी बनाने वाले अब भी वहां हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच अब भी यानी वहां गोवा में, ये गोवा की बात हो रही, हमारे बीच अब भी वो मिक्सर्स यानी ब्रेड बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, आटा, मैदा आदि, उसको मिक्स करने वाले मिक्सर्स, मोल्डर्स माने सांचे, और वे लोग जो डबल रोटियों को बेक करते हैं, सेकते हैं बेकरी में, वो अब भी हैं। Those age-old, time-tested furnaces still exist. फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। वो पुरानी समय की कसौटी पर जांची परखी भट्टियां अब भी मौजूद हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguish का मतलब है बुझ जाना। उन भट्टियों में अभी भी आग जलती है, उन भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल
of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. थर्ड का मतलब होता है धमक, धमक की आवाज, और जिंगल माने खनक की आवाज। तो ये कह रहे हैं द थर्ड एंड जिंगल, ये पिछले पेज पर लिखा है, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, वो परंपरागत बेकर के बांस की जमीन पर ठोकने की धमक और खनक, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह उसके आगमन की घोषणा करती हुई, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो अब भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। यानी गोवा में अब भी कुछ कुछ स्थानों पर परंपरागत पहले की तरह वो अपना उनका एक बांस होता था जिसमें कुछ घुंघरू आदि बंधे रहते थे, उसको आकर वो जमीन पर ठोकते थे तो उससे धमक की और खनखनाने की आवाज आती थी। वो अब भी उनके आगमन की घोषणा करती हुई सुनाई देती है कुछ कुछ स्थानों पर। ये जो हॉकर्स होते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, गलियों में घूम फिरकर सामान जो बेचते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कुछ साउंड करते हैं जिससे लोगों को पता चल जाए। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, हमारे यहाँ ये जो पानी पूरी, पानी की टिक्की, आलू की टिक्की, ये चाट आदि के जो ठेले होते हैं, ये अपने तवे को ठोकते हैं, तवे को बजाते हैं, जिससे गली में जब ये मौजूद होते हैं तो घरों में अंदर लोगों को पता चल जाता है कि चाट वाला, पानी की टिक्की वाला आया, तो ये अपने तवे को ठोकते हैं। और हमारे यहाँ कुछ कुल्फी वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, वो घंटियां लगाए रहते हैं, तो घंटी बजाते हैं जिससे पता चलता है कि कुल्फी वाला, आइसक्रीम वाला आ गया है। तो ऐसे गोवा में जो है वो बांस रखे रहते थे, चौड़ा सा, अच्छा मोटा सा बांस, और उसके अंदर कुछ घुंघरू भी बांध देते थे गोलाई में, और उसको जमीन पे ठोकते थे तो उसमें धमक की भी आवाज आती थी और खनखनाने की भी आवाज आती थी। तो उससे लोगों को पता चल जाता था सुबह सुबह घरों में कि बेकरी वाला आ गया। अब आगे कह रहे हैं, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि वो पिता जिंदा ना हो, लेकिन उसका बेटा आज भी अपने पारिवारिक धंधे को जारी रखे हुए है। यानी बेकरी के धंधे को बेटा आज भी जारी रखे हुए है यदि पिता जिंदा ना हो तो। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। ये बेकर्स लोग आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक वर्ड आप याद रखिएगा, PADER, पैडर। पैडर के नाम से बेकरी वाले गोवा में जाने जाते हैं। आगे, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान बेकरी वाला जो होता था, बेकर जो होता था, वो हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. empty का मतलब है खाली करना, huge basket, बड़ी सी डलिया। तो कह रहे हैं एक बार बेकरी वाला तब आता था जब वो सुबह अपनी बास्केट में ब्रेड, पाव, डबल रोटी आदि रखकर अपने सेलिंग राउंड पर, सामान बेचने के राउंड पर चक्कर लगाने के लिए जब निकलता था, एक बार तब आता था। और दोबारा फिर जब वो अपनी बास्केट, बड़ी सी बास्केट जब पूरी खाली कर आता था, सारा सामान बेच आता था, ब्रेड, पाव आदि, तब दोबारा शाम के टाइम फिर एक बार आता था बास्केट खाली करते हुए। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। लेखक कह रहा है कि उसके बांस की जो खनखनाती हुई धमक की आवाज थी वो हमें हमारी नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने, उसका अभिवादन करने
दौड़कर चले जाते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये डबल रोटी के प्रति हमारी बहुत ज्यादा जो चाहत थी उसके लिए ऐसा होता था कि हम दौड़कर चले जाते थे उससे मिलने, उसका अभिवादन करने? नॉट एट ऑल, जरा भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। लेखक कह रहा है कि डबल रोटियां जो हैं वो खरीदी जाती थी, घर की नौकरानियां पैस्किन और बेस्टीन नाम की घर में उनके नौकरानियां होती थी, उनके द्वारा खरीदी जाती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। लेखक कह रहा है हम जिस चीज के लिए तड़पते थे वो ब्रेड के बैंगल्स, यानी गोल चूड़ीदार आकार में बनी हुई ब्रेड के छल्ले। हम जिस चीज के लिए तड़पते थे, तरसते थे, वो थे ब्रेड के छल्ले, जिन्हें हम बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर लेते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी वो विशेष प्रकार की बनी हुई मीठी ब्रेड हुआ करती थी, वो ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड के छल्ले। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बेकर जो है गली में अपना संगीतमय प्रवेश करता था अपने खास तौर पर बने हुए बांस की जो लाठी थी उसकी झंग झंग की आवाज करता हुआ, अपनी झंग झंग की आवाज करता हुआ, खास तौर पर बने हुए बांस की लाठी से ऐसी आवाज करता हुआ वो संगीतमय प्रवेश करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बेंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। उसका एक हाथ उसके सिर पर रखी हुई ब्रेड डबल रोटी से भरी हुई बास्केट को पकड़े रहता था और दूसरे हाथ से वो अपने बैम्बू जो बांस था उसको जमीन पर ठोकता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Vertical का मतलब होता है ऐसे सीधे खड़े में। तो ये कह रहे हैं कि वो बेकरी वाला घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था, उसके बाद अपने सीधे खड़े हुए बांस को जमीन पर टिकाकर सिर पर से बास्केट उतारकर उस बांस के ऊपर रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को एक हल्की सी झिड़की के साथ एक तरफ धकेल दिया जाता था और डबल रोटियां नौकर को सुपुर्द कर दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बच्चे हार नहीं मानते थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. Parapet का मतलब होता है रेलिंग या कोई दीवार की मुंडेर आदि। तो ये आगे लेखक कह रहा है कि हम बच्चे लोग किसी बेंच पर या किसी रेलिंग, किसी दीवार की मुंडेर पर चढ़कर किसी ना किसी तरह से उसकी बास्केट में झांका करते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. मैं आज भी, लेखक कह रहा है कि मैं आज भी उन डबल रोटियों की विशेष प्रकार की महक याद कर सकता हूं। Loaves for the elders and the bangles for the children. डबल रोटियां बड़ों के लिए होती थी और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स यानी चूड़ी के आकार में बनी हुई ब्रेड के छल्ले वो बच्चों के लिए होते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. फिर उसके बाद तो हम लोग अपने दांतों को ब्रश करना या मुंह को धोना, साफ करना, कुल्ला करना ढंग से, इसका भी ख्याल नहीं करते थे, इसकी भी परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड बी, और हमें करना भी क्यों चाहिए थी। लेखक कह रहा है
दांतों को ब्रश करने और मुंह को धोने कुल्ला करने की परवाह हमें करनी भी क्यों चाहिए थी? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाता? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और वो बिल्कुल भी जरूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। ऐसा लेखक मजाक में लिख रहा है। आगे करें, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आखिरकार गर्म चाय सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साफ कर सकती थी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. आगे लेखक कह रहा है कि गोवा में विवाह के तोहफे आदि, शादी के गिफ्ट्स, तोहफे आदि बिना मीठी ब्रेड के, जो कि बोल के नाम से वहां जानी जाती थी, उसके बिना अर्थहीन लगते थे। शादी के तोहफे आदि भी, मीठी ब्रेड जो बोल के नाम से जानी जाती थी, उसके बिना शादी के गिफ्ट्स भी अर्थहीन लगते थे। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कोई पार्टी या कोई भोज, दावत आदि अपना आकर्षण खो देती है बिना ब्रेड के। यानी गोवा में किसी भी पार्टी, कोई फीस्ट, कोई भोज हो, उसमें ब्रेड से बना हुआ कोई डिश जरूर होना चाहिए। अगर ब्रेड की बनी हुई कोई डिश नहीं होती थी तो वो पार्टी, वो भोज जो है अपना आकर्षण खो देती थी, उसमें वो बात नहीं रहती थी। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो एक बेकर गोवा के एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था, इसको दर्शाने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे ज्यादा मतलब किससे ज्यादा? कि शादी के गिफ्ट्स भी बिना मीठी ब्रेड बोल के अर्थहीन हो जाते थे, और कोई पार्टी या कोई फीस्ट है, भोज है, तो उसमें ब्रेड से बना कोई आइटम ना हो, ब्रेड की कोई डिश ना हो, तो वो भी अधूरी अधूरी लगती थी। तो बेकर का किसी गांव के लिए कितना महत्व है, इसको दर्शाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। किसी घर में यदि बेटी की शादी होती थी या उसकी एंगेजमेंट, मंगनी होती थी, तो बेटी की मां को अपनी बेटी की मंगनी पर, एंगेजमेंट के अवसर पर ब्रेड की एक डिश जो सैंडविच के नाम से जानी जाती है, पूरी दुनिया में खाई जाती है, वो बनाना होते थे लड़की की मां को। सभी मेहमानों के लिए मंगनी के मौके पर, एंगेजमेंट के मौके पर सभी लोगों के लिए, मेहमानों के लिए सैंडविचेस बनाने होते थे लड़की की मां को। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। बोलिनाज जो है वो जो नान खटाई वाले बिस्किट होते हैं, बेकरी पे बने हुए नान खटाई वाले खट्टे मीठे थोड़े फूले फूले से जो बिस्किट होते हैं, वो कहलाते हैं। तो केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और नान खटाई वाले बिस्किट तो परम आवश्यक होते हैं क्रिसमस या अन्य त्योहारों के मौके पर। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस प्रकार किसी गांव में बेकर की भट्टी की मौजूदगी, उसका होना पूर्ण रूप से अनिवार्य होता है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. Peculiar माने विचित्र या खास तौर पर की, विशेष प्रकार की, खास तौर पर बनी हुई, विचित्र। तो कह रहे कि उन दिनों में बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक अपनी विशेष प्रकार की एक विचित्र सी ड्रेस होती थी जिसको पहनकर आता था, और जिस ड्रेस का नाम कबाई होता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और वो ड्रेस जो है वो कंधे से लेकर बिल्कुल एक सिंगल पीस
फ्रॉक, लंबी फ्रॉक जैसा होता था जो कि नीचे घुटने तक आता था। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। लेखक कह रहा है कि हमारे बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट पहने हुए और ट्राउजर्स पहने हुए, जो कि फुल लेंथ जो ट्राउजर्स होती है, जो नीचे एंकल की हड्डी तक आती है, फुल पैंट से थोड़ी छोटी होती थी और हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी होती थी, यानी घुटनों से तो नीचे जाती थी लेकिन एड़ियों की जो हमारी हड्डी है वहां तक नहीं पहुंचती थी। तो लेखक कह रहा है हमारे बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर्स जो कि फुल पैंट से छोटी होती थी, हाफ पैंट से बड़ी होती थी, वो पहने देखा था। और ये जो कबाई नाम की जो ड्रेस, जो सिंगल पीस फ्रॉक टाइप की होती थी, जो घुटनों तक आती थी, ये बात कर रहा है लेखक बहुत पुराने जमाने की, यानी उसके दादा, पिताजी, दादाजी, परदादाजी के जमाने की बात कर रहा था वो। आगे कहते हैं इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। लेखक कह रहा है कि आज भी यदि कोई हाफ पैंट पहने दिख जाता है जिसकी हाफ पैंट थोड़ा घुटनों से नीचे तक आती है, तो उसको देखकर कोई भी आसानी से ये कमेंट टिप्पणी कर सकता है कि ये आदमी पैडर जैसे कपड़े पहना हुआ है। तो आज भी अगर कोई हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी, जो घुटने से नीचे जाती है, ऐसा पहने दिखता है तो उसको देखकर लोग कमेंट करते हैं कि पैडर जैसी ड्रेस पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये कह रहे हैं कि बेकर जो है वो अपने बिल्स का पेमेंट मंथ के एंड में लेता था। जैसे आजकल के जमाने में हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बेकर्स आते हैं घर घर, वो तो ब्रेड, पाव या डबल रोटी आदि बेचते हैं, तो तुरंत जितना सामान बेचा उसका तुरंत पैसे लेके जाते हैं। लेकिन उस जमाने में लेखक बता रहा है गोवा में बेकरी वाले बिल्कुल उस तरह से बिल्स का पैसा लेते थे जैसे आजकल जो हमारे दूध वाले होते हैं, मिल्कमैन होते हैं, दूधिया के, जो महीने भर दूध देता है और महीना खत्म हो जाने के बाद पेमेंट लेता है। तो बेकर भी आमतौर पर मंथ के एंड में अपने बिल्स का पेमेंट लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और बेकर का मंथली हिसाब किताब, मासिक हिसाब किताब के आज कितनी ब्रेड ली, आज 1 पैकेट लिया, 2 पैकेट लिया, डबल रोटी कितनी ली, वो रिकॉर्ड लोग बाग कहां रखते थे? पेंसिल से किसी दीवार पर लिख देते थे। एक जगह दीवार पर ही पेंसिल से लिख दिया करते थे, आमतौर पर ऐसा चलन था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग का काम, ब्रेड पाव आदि बनाने का काम जो है एक लाभकारी धंधा माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब होता है भूखों मरना। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस माने वैभवशाली, समृद्ध, संपन्न। तो ये कह रहे हैं कि वह माने बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर आदि हमेशा प्रसन्न और संपन्न, समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम्प का मतलब है मोटा, गोल मटोल, मोटा तगड़ा। फिजिक माने शारीरिक बनावट या कद काठी। ओपन टेस्टिमोनी मतलब खुला प्रमाण, साक्ष्य। टेस्टिमोनी का मतलब होता है प्रमाण या साक्ष्य। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनका मोटा तगड़ा, गोल मटोल, मोटा तगड़ा शरीर, शारीरिक कद काठी खुला प्रमाण होता था इस बात का। किस बात का? कि वे लोग प्रसन्न और समृद्ध
रहते थे, तो इसलिए अच्छे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े दिखाई देते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। जैक फ्रूट लाइक का मतलब है कटहल जैसा दिखने वाला। कटहल जो है बड़ा अच्छा खूब मोटा तगड़ा फल होता है, तो सब्जी होती है, एक्चुअली वेजिटेबल होती है। तो जैक फ्रूट लाइक मतलब कटहल जैसा दिखने वाला, गोल मटोल मोटा तगड़ा। आज भी कोई व्यक्ति गोवा में यदि अच्छा मोटा तगड़ा जैक फ्रूट जैसा मोटा तगड़ा शारीरिक कद काठी में दिखने वाला व्यक्ति अगर आज भी कोई है, तो उसकी तुलना आसानी से बेकर से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये बेकर है। ठीक, तो यहां पर आकर ये इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा खत्म होता है। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं जिसका नाम है कूर्ग। ये कर्नाटक राज्य में एक वहां का सबसे छोटा जिला है कूर्ग। अब इसमें कहते हैं कूर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस। कूर्ग कॉफी देश है। हालांकि वो कर्नाटक राज्य में एक जिला है, लेकिन वो उसको इस तरह से कवियों वाले अंदाज में लिखा है, कॉफी का देश है। कूर्ग कॉफी देश है क्योंकि वहां पे कॉफी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो कॉफी के देश के नाम से जाना जाता है। वो प्रसिद्ध है अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए। वहां पर मसाले भी काफी प्रचुर मात्रा में उनका उत्पादन होता है। अब आगे कहते हैं मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कर्नाटक राज्य के मैसूर और समुद्र तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो कि अवश्य ही ईश्वर के साम्राज्य से हवा से बहकर आया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ये गोल 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 घुमावदार पहाड़ियों की धरती जंगली जीव जंतुओं, सुंदर महिलाओं और एक गौरवान्वित लड़ाके पुरुषों की प्रजाति से आबाद है। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कूर्ग या कोडागु, इसका एक नाम कोडागु भी है। कूर्ग इसका पुराना नाम था, कोडागु अब वर्तमान का नाम है। कूर्ग या कोडागु कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला। ये घर है सदाबहार वर्षा वनों का, मसालों का और कॉफी के बागानों का, यानी कॉफी के खेत। कॉफी प्लांटेशंस का मतलब है कॉफी के खेत यानी कॉफी के बागान। जैसे असम में चाय के बागान होते हैं, वैसे कूर्ग में कॉफी के बागान हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% भाग में स्थित हैं, यानी ये जिला, इस जिले का 30% भाग सदाबहार वर्षा वनों से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। पोर्स का मतलब है अत्यधिक वर्षा होना। बारिश के दिनों में वहां इतनी अधिक वर्षा होती है कि सैलानी या पर्यटक लोग जो हैं घूमने आने वाले, वो इस समय वहां नहीं जाते हैं, दूर ही रहते हैं वहां से। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ होना।
आनंद का ऋतु, आनंद की ऋतु, आनंद का मौसम वहां शुरू होता है सितंबर माह से और मार्च तक जारी रहता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन में हमने पढ़ा था, अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, लड़ाके पुरुषों की एक गौरवान्वित प्रजाति। तो वहां इस टाइप का एक फोटो दिया हुआ है, कुर्गी जो पुरुष लोग हैं इस टाइप के दिखते हैं और ऐसा ये जो है इस टाइप की पोशाक भी पहनते हैं। ये आपको दिखा दूं ये। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बारिश होने के कारण यहां मौसम बहुत अच्छा रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। इनविगोरेटिंग मतलब ताजगीदायक, स्फूर्तिदायक। हवा में स्फूर्तिदायक, ताजगी प्रदान करने वाली कॉफी की महक रहती है वहां पर। ये स्वाभाविक सी बात है, हमारे यहां पर आसपास जब धान के खेत लगे होते हैं, चावल वाले धान की खेती होती है, तो जब वो फसल बड़ी हो जाती है और उसमें बालियां आ जाती हैं जिनमें चावल के दाने होते हैं, तो खेतों के पास से निकलते हैं तो अच्छी, बहुत ही मधुर चावल की गंध आती है, सुगंध आती है। तो ऐसी वहां भी हवा में कॉफी की स्फूर्तिदायक महक होती है। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफी के बागान और उपनिवेशी बंगले प्रमुख कोनों में पेड़ों की, घने पेड़ों की छायादार आवरण या पेड़ों की छतरी के नीचे स्थित हैं। कॉफी के बागान और उपनिवेशी बंगले, ये कॉलोनियल बंगलोज जो हैं, इसको हिंदी में उपनिवेशी बंगले कहते हैं। इसका अर्थ ये कि जब कोई एक देश वाले लोग किसी दूसरे देशों में जा जाकर बस जाएं और वहां की सरकार को अपने कंट्रोल में ले लें, तो वो जो उनकी बस्ती जो बस जाती है वो कॉलोनी कहलाती है, या कॉलोनियल बंगलो जो है वो इसके लिए प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ ये एक्चुअली इंग्लैंड से जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में और उन्होंने इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, तो दूसरे देश के थे वो और इंडिया में रहने लगे थे, यहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो उन लोगों की जो बस्ती बसेगी और उनके जो बंगले आदि होंगे तो वो कॉलोनियल बंगलोज के नाम से उनको पुकारा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कॉफी के बागान, उपनिवेशी बंगले प्रमुख कोनों में पेड़ों की छाया में के नीचे, पेड़ों की आवरण, पेड़ों की छतरी के नीचे स्थित हैं। आगे कहते हैं, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ग्रीक माने यूनानी और अरेबिक माने अरब के, अरबी। डिसेंट माने वंशावली या वंशज। ये अत्यधिक स्वतंत्र कूर्ग के लोग, कूर्ग के ये अत्यधिक स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी या अरबियों के वंशज हैं, यूनानियों या अरबियों के वंशज हैं संभवतः, ऐसा माना जाता है। आगे रीजन बताएंगे। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical। जैसा कि एक कहानी बताती है, दर्शाती है कि सिकंदर जो भारत पर आया था आक्रमण करने, मैसिडोनिया से आया था, तो वो एक कहानी बताती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण भारत की तरफ आ गया था, समुद्र तट के पास, और जब उनका वहां से वापस लौटना अव्यावहारिक हो गया था या वापस लौटना उनका मुश्किल हो गया था, तो वो वहीं दक्षिण
दक्षिण में, दक्षिण भारत में समुद्र तट के पास वहीं वो बस गए। जब उनका वापस लौटना अव्यावहारिक हो गया या संभव नहीं रहा तो वो वहीं पर बस गए। आगे कहते हैं दीज पीपुल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। ये कहते हैं, अपरेंट का मतलब होता है, यहां कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बता देता हूं। अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या प्रकट। मार्शल ट्रेडिशंस, मार्शल का मतलब है युद्धक, लड़ाकों वाला, लड़ाका परंपरा। रिलीजियस राइट्स माने धार्मिक उनके रीति रिवाज, और मेन स्ट्रीम माने मुख्य धारा। तो ये कह रहे हैं दीज पीपुल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इन लोगों ने, ये जो अलेक्जेंडर की सेना के लोग थे जो वहीं दक्षिण में ही बस गए थे, जब वो नहीं लौट पाए थे तो वहीं बस गए थे। फिर उन्होंने, इन लोगों ने वहीं आसपास के लोकल लोगों के साथ विवाह आदि कर लिए, शादियां कर ली, और उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति जो है वो लड़ाका परंपराओं में, शादी विवाह में, धार्मिक रीति रिवाज में जो है स्पष्ट रूप से हिंदू मुख्य धारा से जो कि अलग है। उनकी जो संस्कृति है युद्धक परंपराओं में, शादी विवाह में और धार्मिक रीति रिवाजों में जो उनकी संस्कृति है वो स्पष्ट रूप से जो है हिंदू मुख्य धारा से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. कोडावू लोगों के द्वारा, यानी कूर्ग के ये जो मार्शल मैन हैं, लड़ाका प्रजाति के लोग हैं, पुरुष हैं, जिनके बारे में ऐसा बोला गया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो अरब यूनानियों या अरब लोगों के वंशज माने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो कोडावू लोगों के द्वारा लंबे काले कोट जो कि घुटनों से नीचे तक आते हैं और जिसके साथ कढ़ाई करा हुआ, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई करा हुआ कपड़े का वेस्ट बेल्ट, कमरबंद भी पहनते हैं। वो लंबे लंबे काले कोट जो घुटनों से नीचे तक आते हैं और जिनके साथ कढ़ाई करे हुए कपड़े का कमरबंद भी लगाते हैं। ये जो इस तरह की जो ड्रेस ये कोडावू लोग पहनते हैं, ये इनके कपड़े का जो पहनावा है, ये जो पोशाक है, ये इनके अरब ओरिजिन यानी अरब से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, इनके पूर्वज अरब के रहे होंगे, इस सिद्धांत को सपोर्ट करती है। ये बात, कौन सी बात? इनके द्वारा पहने जाने वाली ये ड्रेस, ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट जो घुटने से नीचे तक आता है, जिसके साथ कपड़े का एक कमरबंद पहनते हैं कढ़ाई करा हुआ। तो ये बात इनके अरब ओरिजिन को सपोर्ट करती है कि इनके पूर्वज अरब के रहे होंगे। और ऐसा क्यों है? आगे कहते हैं नोन एज कुफिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। क्योंकि ये जो ड्रेस वो पहनते हैं वो कुफिया के नाम से जानी जाती है, जो कि कुफिया से मिलती जुलती है। और कुफिया जो है अरब या कुर्द के लोग पहनते हैं। अरबी या कुर्द लोग जो पोशाक पहनते हैं जिसको कुफिया कहा जाता है, तो उससे मिलती जुलती है ये कोडावी लोगों की ड्रेस कुफिया। तो इससे इस थ्योरी को सपोर्ट मिलता है कि इनके पूर्वज अवश्य ही अरब के या यूनान के रहे होंगे। आगे कहते हैं कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर
रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी। रिकाउंट का मतलब है वर्णन करना। न्यूमरस, न्यूमरस माने असंख्य, टेल्स माने कथाएं। वेलर का मतलब है वीरता या बहादुरी। अब इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। कूर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कूर्गी परिवारों में मेहमान नवाजी की प्रथा है, मेहमान का स्वागत सत्कार करने की, मेहमान नवाजी की प्रथा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और ये लोग अपने कूर्गी लोग अपने बेटों और अपने बाप दादाओं की बहादुरी की कथाएं, उनकी वीरता की असंख्य कथाओं को सुनाने में बहुत उत्सुक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Coorgi. कूर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। भारतीय सेना में कई प्रकार की रेजिमेंट्स हैं, जैसे मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, वैसे कूर्ग रेजिमेंट भी है। तो ये कह रहे हैं कूर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे ज्यादा सुसज्जित टुकड़ी है और भारतीय सेना के सबसे पहले चीफ, भारतीय सेना के सबसे पहले प्रधान सेनापति जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी व्यक्ति थे, यानी कूर्ग के निवासी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपुल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी भारत में एकमात्र लोग केवल कोडावू लोग हैं। कूर्ग के ये मार्शल मैन है, ये लड़ाके लोग हैं कोडावू लोग। भारत में एकमात्र ऐसे हैं आज भी जिन्हें बिना लाइसेंस के शस्त्र आदि रखने की अनुमति है। फायर आर्म्स का मतलब होता है वैसे आग्नेय अस्त्र, यानी जो अग्नि या अर्थ होता है, यानी गन, राइफल वगैरह से अर्थ है। ठीक है, तो आज भी भारत में एकमात्र लोग कोडावू लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के बंदूक आदि शस्त्र रखने की अनुमति है। आगे पढ़ते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कूर्ग। कावेरी नदी को उसका पानी कूर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है, यानी कूर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से आता है वो पानी, जिससे कावेरी नदी बनती है। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। अबाउंड का मतलब है प्रचुर मात्रा में पाया जाना, और वाटर्स का मतलब यहां पे नदी से है। तो ये कह रहे हैं महासीर नाम की ताजे पानी, स्वच्छ पानी में पाई जाने वाली एक मछली इस पानी में, यानी कावेरी नदी के पानी में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर पक्षी यानी नीलकंठ पक्षी, उसको हिंदी में कहते हैं। नीलकंठ पक्षी महासीर मछली को पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. स्प्लैश का मतलब होता है छपाका, पानी में जैसे कोई चीज गिरे तो छप से आवाज आती है। और रिपल इफेक्ट का मतलब है लहरें बनना। पानी में स्थिर पानी हो या बहता हुआ भी पानी हो, उसमें कोई पत्थर, लकड़ी कुछ गिरेगा तो लहरें सी बनेंगी। तो ये कह रहे हैं कि किंगफिशर पक्षी, नीलकंठ पक्षी महासीर मछली को पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाते हैं, जबकि नदी के पास बने हुए पेड़ जिनकी शाखाएं ऊपर नदी के ऊपर तक आई होती हैं, उन पर से गिलहरियां और लंगूर बंदर आधे खाए हुए फल जो है नीचे नदी के पानी में टपकाते हैं। केवल किस लिए कि पानी में गिरने से जो छपाके की आवाज आएगी या साफ पानी में जो लहरें बनेंगी उसको एंजॉय करने
उसका आनंद उठाने की शरारत के अंदाज के हिसाब से, उसका आनंद उठाने की शरारत करने के लिए, पानी में छपाका होने और पानी में लहरें बनने, इसका आनंद उठाना की शरारत के लिए लंगूर और गिलहरियां आधे खाए हुए फल कावेरी नदी के पानी में ऊपर से पेड़ों पर से टपकाते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउथ्स। महाउथ्स जो है ये हिंदी वर्ड ही है। हाथी को जो पालने वाला होता है, हाथी का जो केयर टेकर होता है, वो महावत के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहे हैं कि हाथी इस कावेरी नदी में नहाना और नहलाया जाना, उनको हाथी जो है अपने महावतों के द्वारा, अपने मालिक के द्वारा इस पानी में उन्हें नहलाया जाना और उनके शरीर को रगड़ रगड़ के धोना, साफ करना, बहुत आनंद उठाते हैं हाथी इस चीज का। आगे कह रहे हैं द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। अब यहां पहले इसमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बता देता हूं। द मोस्ट लेड बैक, लेड बैक माने मोस्ट लेड बैक, सबसे ज्यादा शांत या आराम पसंद लोग, इंडिविजुअल्स माने लोग। कन्वर्ट्स का मतलब है परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा। हाई एनर्जी एडवेंचर, उच्च ऊर्जा वाले साहसिक का काम। रिवर राफ्टिंग मतलब नदी में बेड़ा चलाना। राफ्टिंग का मतलब है लकड़ी के तख्तों, लकड़ी के फट्टों, तख्तों या लकड़ी के लट्ठों को आपस में जोड़कर बांधकर ऐसा बिल्कुल सपाट लकड़ी के समतल बोर्ड जैसा बेड़ा बना देते हैं, उस पर बैठकर यात्रा करना, बेड़ा चलाना। कैनोइंग, कैनो जो है वो डोंगी को कहते हैं। लंबी लंबी सी नाव होती है जिसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन लंबी बहुत होती है, डोंगी। रैपलिंग का मतलब है सीधे खड़े चट्टानों, पहाड़ों पर से ऊपर रस्सी बांध देना और रस्सी के सहारे सीधी खड़ी चट्टानों से नीचे उतरना। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों के ऊपर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पर्वतों पर बाइक चलाना। तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। सबसे ज्यादा शांत रहने वाले लोग, सबसे ज्यादा आराम पसंद लोग भी यहां आकर, यानी कूर्ग में आकर नाव में बेड़ा चलाना, डोंगी चलाना, सीधी खड़ी चट्टानों पर से रस्सी के सहारे नीचे उतरना, पर्वतों पर चढ़ना, चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतों पर बाइक चलाना जैसे उच्च ऊर्जा वाले साहसिक कामों को करने वाले बन जाते हैं। सबसे ज्यादा शांत रहने वाले लोग भी यहां ऐसे साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं यहां पर जब आते हैं तो। अब आगे है न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब है पगडंडियां, पैदल चलने वालों के मार्ग। तो ट्रैकर्स का मतलब है लंबी लंबी दूरी पर पैदल चलने वाले लोग। तो ये कह रहे हैं विभिन्न पगडंडियां इस क्षेत्र में विभिन्न पगडंडियां लंबी लंबी दूरियों पर पैदल चलने वाले लोगों की पसंदीदा होती हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां यहां हैं आपका साथ देने के लिए। मैकाक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। मैकाक्स का मतलब है
अफ्रीकी प्रजाति के एक लंगूर बंदर होते हैं, उनको मैकाक्स बोला जाता है। मालाबार स्क्विरल्स, केरल में एक जगह है, शहर है मालाबार, कोस्टल टाउन है, समुद्र तट पे बसा हुआ है मालाबार। मालाबार की गिलहरियां लंगूर बंदर की प्रजाति होती है। स्लेंडर लोरीज, स्लेंडर माने दुबले पतले, और लोरीज भी एक प्रकार के लंगूर बंदरों की प्रजाति है। तो ये कह रहे हैं मैकाक दक्षिण अफ्रीकी लंगूर, मालाबार गिलहरियां, लंगूर बंदर और दुबले पतले बंदरों की एक प्रजाति। ये ऊपर घने पेड़ों की छतरियों में से, घने पेड़ों के आवरण में से, नीचे जो है बड़ी पैनी नजर रखते हैं, निगरानी करते हैं, चौकसी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों पर, ये बंदर लंगूर आदि ये पेड़ों पर चढ़े रहते हैं, और जब भी कोई प्रेडेटर, कोई परभक्षी शिकारी जानवर आदि आता है तो ये जोर जोर से शोर मचा के आसपास के जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, आसपास नदी तालाब पे पानी पीने आए कोई हिरण वगैरह होते हैं, उनको सावधान कर देते हैं और सारे जानवर इनके चिल्लाने से भाग जाते हैं। तो ये इस तरह के लंगूर आदि बंदर वगैरह ऊपर पेड़ों की आवरण में से नीचे सावधानी पूर्वक चौकसी करते हैं, निगरानी रखते हैं। आगे लेखक कह रहा है, आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। लेखक कहता है कि हालांकि मैं जंगली हाथियों के रास्ते से बचना या उनके रास्ते से एक तरफ हट जाना ही ज्यादा पसंद करता हूं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। पैनोरमिक का मतलब है मनोरम, सुंदर। मिस्टी लैंडस्केप मतलब है धुंध से भरा प्राकृतिक जमीनी भूभाग। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वतों पर चढ़ना, वहां पर ब्रह्मगिरी नाम से पर्वत श्रृंखला है, ब्रह्मगिरी पर्वतों पर चढ़ने से आपको कूर्ग का पूरा धुंध से ढका हुआ, हल्की हल्की धुंध से ढका हुआ पूरा जमीनी भाग, भूभाग का एक सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। रस्सियों के पुल पर से होकर के जाने से वो रास्ता हमें 64 एकड़ के निसर्ग धाम नाम के टापू पर ले जाता है। रस्सियों का वो पुल, रस्सियों के बने हुए पुल से अगर हम चलकर जाएं तो वो हमें निसर्ग धाम नाम के एक 64 एकड़ भूमि पर बसे हुए टापू द्वीप पर ले आता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलेकुपी इज अ बोनस। बाइलेकुपी जो है वो कन्नड़ भाषा का एक शब्द है। बायला और कुप्पे, इसका अर्थ होता है खुली बंजर भूमि। ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है बाइलेकुपी, ये बायलक और कुप्पी ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है खुली बंजर भूमि। तो ये कह रहे हैं रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का मतलब है बौद्ध भिक्षु, और तिब्बतन सेटलमेंट का मतलब है तिब्बती लोगों की बस्ती। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलेकुपी इज अ बोनस। निसर्ग धाम के पास ही बाइलेकुपी नाम की एक खुली बंजर जगह है, जमीन भूमि है, जहां पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती बसी हुई है। वहां बौद्ध भिक्षुओं से मिलना वो एक अलग से लाभ है, वो और एक अलग फायदा है। वहां पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती में बौद्ध भिक्षुओं से मिलना, जो कि बहुत ही पूजनीय पवित्र संत होते हैं बौद्ध भिक्षु। भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती में बाइलेकुपी के पास, वहां मतलब निसर्ग धाम के पास ही बाइलेकुपी में भारत की सबसे बड़ी तिब्बतन बस्ती में
बौद्ध भिक्षुओं से मिलना वो और एक अलग से फायदा है। आगे कहते हैं, द मॉन्क्स इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। ये कह रहे हैं वो बौद्ध भिक्षु जो कि लाल, ओकर मतलब गेरुआ, गेरुआ कलर, एंड येलो रोब्स, रोब्स का मतलब है लबादे जैसे कपड़े। तो ये कह रहे हैं वो बौद्ध भिक्षु जो कि लाल, गेरुए और पीले कलर के लबादे जैसी पोशाकों में होते हैं, वो इस प्रकार की पोशाकों में, लाल, गेरुए, पीले लबादे वाली पोशाकों में पाए जाने वाले बौद्ध भिक्षु उन बहुत सारे आश्चर्यों में से एक हैं जो कि इंतजार करता है वहां जाने वाले पर्यटक लोगों के द्वारा खोजे जाने का, पर्यटकों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। उन पर्यटकों के द्वारा जो यहां कूर्ग में भारत के दिल, भारत की आत्मा को ढूंढने आए हुए हैं। तो इसको दोबारा से ट्रांसलेट कर दूं, द मॉन्क्स इन रेड, ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। तो ये कह रहे हैं कि लाल, गेरुए, पीले लबादे रूपी वस्त्रों में पाए जाने वाले बौद्ध भिक्षु उन बहुत सारे आश्चर्यों में से एक हैं जो कूर्ग में भारत का दिल, भारत की आत्मा को ढूंढने आए आगंतुकों, पर्यटकों, सैलानियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं, उनके द्वारा खोजे जाने का इंतजार करते हैं। तो यहां पर आकर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कूर्ग कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, असम से चाय या असम की चाय। प्रांजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल असम का एक युवा दिल्ली में स्कूल में राजवीर नाम के एक लड़के का सहपाठी है, क्लासमेट है। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजोल के पिता अपर असम में चाय के एक बागान में मैनेजर हैं और प्रांजोल ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान राजवीर को अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए असम में अपने घर पर रहने के लिए गर्मी की छुट्टियों में प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है। यहां पर अपर असम का मतलब आपको बताना चाहूंगा, असम जो है वो अलग अलग प्रशासनिक प्रभागों में बटा हुआ है, जैसे अपर असम हुआ, लोअर असम हुआ, नॉर्थ असम हुआ। तो अपर असम असम का ही एक प्रशासनिक प्रभाग है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के ऊपर के अविभाजित जो है अविभाजित जिले जैसे लखीमपुर और शिवसागर शामिल हैं। अपर असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपर के अविभाजित लखीमपुर और शिवसागर जिला जो है आते हैं। तो प्रांजोल और राजवीर दोनों क्लासमेट हैं और प्रांजोल असम का रहने वाला है लेकिन दिल्ली में रह के पढ़ता है, राजवीर उसका क्लासमेट है। प्रांजोल के पिता अपर असम में चाय के एक बागान में मैनेजर हैं और प्रांजोल ने अपने दोस्त राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर असम में रहने के लिए इनवाइट किया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब ये लोग गर्मी की छुट्टी लग गई है और अब ये ट्रेन से जा रहे हैं, प्रांजोल और राजवीर दोनों ट्रेन से असम जा रहे हैं। तो अब स्टोरी में आगे क्या होता है। चाय, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला, और हाई पिच्ड वॉइस माने ऊंची आवाज। चाय गरम, गरम चाय। एक चाय बेचने वाले
विक्रेता ने ऊंची आवाज में इस तरह से आवाजें लगाई। ये रेलवे स्टेशन का सीन है, तो इस तरह से गरम चाय, चाय गरम चिल्लाते ही हैं आमतौर पे चाय के जो वेंडर्स होते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, वो चाय का जो टी वेंडर था, चाय बेचने वाला, वो ट्रेन में उनकी खिड़की पर आ गया और वहां से पूछता है प्रांजल और राजवीर से, साहब चाय दूं क्या? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप का मतलब है चुस्कियां लगा लगा कर पीना, धीरे धीरे से फूक फूक कर, सुड़क कर पीना। स्टीमिंग हॉट लिक्विड यानी गरम गरम भाप निकलता हुआ। लिक्विड माने तरल पदार्थ, चाय लिक्विड के रूप में होती है। तो उन दोनों ने, असम ने, सॉरी, ये राजवीर और प्रांजल ने वो गरम गरम भाप निकलती हुई चाय को जो है चुस्कियां लगाकर पीना शुरू किया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके डिब्बे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा प्रांजल से, और कहा क्या, एक्चुअली पूछा कि क्या तुम जानते हो पूरी दुनिया में रोज लगभग 80 करोड़ कप से ज्यादा चाय पी जाती है। फ्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, ये WHEW, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्यू करके है। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इंटरजेक्शन है। ये एक्सप्रेस करता है सडन सरप्राइज, अचानक हुए आश्चर्य को प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन वर्ड है ये। फ्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने आश्चर्य से भरी आवाज निकालते हुए बोला कि चाय वाकई में बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से जाने लगी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। बरी का मतलब वैसे दफनाना होता है, लेकिन यहां पर यह है कि उसमें घुस गया, ऐसा है। प्रांजल फिर से अपनी जासूसी की कहानी वाली एक पुस्तक में घुस गया। फिर से यानी वो जासूसी की पुस्तक लिए था, अपनी नाक पूरा चेहरा उसमें उसने घुसा लिया और फिर पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। अब आर्डेंट का मतलब है उत्साही या उत्सुक, और यहां पर है कीनर। कीन का मतलब है उत्सुक होना या इच्छुक होना, लेकिन उसकी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया यहां पर कीनर। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी की कहानियों का एक बहुत ही उत्साही जो है फैन था, यानी पसंद करने वाला, चाहने वाला था। राजवीर भी एक बहुत ही उत्साही चाहने वाला था जासूसी की कहानियों को। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन अभी इस समय ट्रेन में बैठकर, ट्रेन की खिड़की पर बैठकर वो बाहर के सुंदर दृश्य नजारे देखने को ज्यादा उत्सुक था, बजाय इसके कि बुक्स पढ़ने का। बुक तो क्या है, कोई व्यक्ति घर पे भी रीडिंग कर सकता है, लेकिन अब ट्रेन में घूमने आया तो खिड़की से बाहर सुंदर दृश्य और नजारे देखने को वो ज्यादा उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। फिर नर्म हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को रास्ता दिया। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब ट्रेन आगे चलती रही तो पहले तो हरे हरे धान के खेत थे। जब वो नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल कर रहे थे, धीरे धीरे जब वो जो है ईस्ट की तरफ
जाने लगे, असम पास आने लगा, तो फिर चाय के खेत दिखने लगे। तो इस लाइन का मतलब है कि फिर हरे धान के खेत जो है हट गए और चाय की झाड़ियां आ गईं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों के दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र जैसा दिखता था, जहां तक, उतनी दूर तक जहां तक आंखें देख सकती थी। ठीक है, फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में दूर दूर तक, जहां तक आंखें देख सकती थी, वहां तक चाय की झाड़ियों का समुद्र जैसा फैला हुआ था। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. ड्वार्फिंग का मतलब है बौना करते हुए या छोटा करते हुए, और टाइनी का मतलब है छोटे। तो ये कह रहे हैं ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज। चाय के छोटे छोटे पौधों को बौना साबित करते हुए बड़े बड़े ऊंचे छायादार पेड़ थे वहां। मतलब चाय के पौधों के पास बड़े बड़े, उनको बौना साबित करते हुए उनके पास ही बड़े बड़े ऊंचे छायादार पेड़ थे। और एंड एमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और चाय की झाड़ियों के व्यवस्थित कतारों, सीधी सीधी व्यवस्थित चाय की झाड़ियों की कतारों के बीच में जो है गुड़िया जैसी दिखने वाली व्यस्त आकृतियां दिखाई पड़ती थी। गुड़िया जैसी दिखने वाली व्यस्त आकृतियां दिखाई पड़ती थी। वो गुड़िया जैसी दिखने वाली व्यस्त आकृतियां कौन थी? वो चाय की पत्तियां तोड़ने वाली औरतें होती हैं, जो अपने पीठ पर बांस की बनी टोकरी बांधे रहती हैं और जल्दी जल्दी चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ के पीछे उसमें डालती जाती हैं। तो चाय की जो व्यवस्थित क्रमबद्ध जो पंक्तियां थी, कतारें थी, चाय की झाड़ियों की क्रमबद्ध व्यवस्थित कतारें थी, उनके बीच व्यस्तता से गुड़िया जैसी आकृतियां चलते फिरते दिखाई देती थी। अब आगे है In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसकी ऊंची ऊंची चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने उत्तेजना पूर्वक चीखते हुए कहा, हे देखो चाय का बागान। प्रांजोल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। ये कह रहे हैं प्रांजोल, जिसका कि जन्म ही चाय के बागानों में हुआ था, असम में। प्रांजोल वो जिसका कि जन्म ही असम के चाय के बागानों में हुआ था और जो वहीं पर पलकर बड़ा हुआ था, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए वो कोई नई और अनोखी आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इसलिए उसे राजवीर के जैसा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। अब आगे कह रहे हैं, ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। राजवीर बोला, अरे ये तो अब चाय का देश है। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। कंसंट्रेशन माने सघनता, यानी घनापन। तो राजवीर ने आगे बताया प्रांजोल को कि असम में संसार का सबसे बड़ा चाय के बागानों की सघनता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम्हें यहां
आपको यहाँ पे यू का मतलब प्रांजल या राजवीर के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आपको यहाँ इतने अधिक चाय के बागान दिखेंगे जो आपको जिंदगी भर और कहीं देखने को नहीं मिल सकते। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में इतना अधिक पढ़ता रहा हूं जितना मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। वास्तविकता में कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने करी थी, मगर इसके बारे में कई सारी कहानियां हैं। व्हाट लेजेंड्स? प्रांजल ने पूछा, कौन सी कहानियां? राजवीर बोला, वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो राजवीर ने बोला कि वैसे एक कहानी एक चीनी शासक के बारे में है जो हमेशा पानी को पीने से पहले उसको उबालता था। पानी पीने से पहले उसको उबालता था, मतलब राजा नहीं उबालता था, राजा के नौकर चाकर उबालते होंगे, मतलब वो पानी को पीने से उबलवाता था, पीने से पहले उबालता था या उबलवाता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ कि जिस बर्तन में पानी उबल रहा था उसके नीचे जलती हुई एक ट्विग्स का मतलब है टहनियां, उसके नीचे जलती हुई टहनियों की कुछ पत्तियां हवा से उड़कर ऊपर आ गई होंगी, पॉट में बर्तन में गिर गई होंगी, पानी में गिर गई होंगी, जिससे पानी में एक स्वादिष्ट जो है स्वाद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियां चाय की पत्तियां थीं। तो ये कहानी चाय के आविष्कार के बारे में एक जो है राजवीर ने प्रांजल को बताई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ का मतलब है उपहास करते हुए हंसना, किसी की खिल्ली उड़ाना या उपहास करना। प्रांजल ने उपहास करते हुए बोला, मुझे एक और कहानी सुनाओ चाय की उत्पत्ति या चाय की खोज के बारे में। तो राजवीर बोला, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। राजवीर बोला, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है चाय के आविष्कार या चाय की खोज के बारे में। बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। बुद्धिस्ट एसेटिक का मतलब है बौद्ध तपस्वी या महात्मा। एसेटिक का मतलब है महात्मा या तपस्वी। आईलिड्स माने पलकें, और मेडिटेशंस का मतलब है ध्यान या समाधि। जो ध्यान की साधना में लीन हो जाते हैं ना वो लोग, तपस्वी लोग, तो वो ध्यान या समाधि को मेडिटेशन कहते हैं। तो राजवीर आगे बोलता है कि एक भारतीय कहानी भी है, उसके अनुसार बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बोधि धर्मा एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी संत ने अपनी आंखों की पलकें काट दी क्योंकि उसको अपने ध्यान या समाधि के दौरान नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। उन आंखों की पलकों से 10 चाय के पौधे उत्पन्न हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। बैनिश का मतलब है विलुप्त कर देना या भगा देना। आगे राजवीर बोला कि जब ये जो 10 पौधे चाय के पौधे ये जो 10 पौधे चाय के उन आंखों की पलकों से उत्पन्न हो गए थे, उनके बारे में कह रहा है कि जब इन पौधों की पत्तियों को पानी में उबाला गया और पिया गया तो उससे नींद भाग गई या भाग जाती थी, ऐसा के भी कहें अपन, ऐसा भी मान सकते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC.
बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो आगे राजवीर ने अपनी बात में यह भी शामिल किया कि चाय सबसे पहले चाइना में, चीन में पी गई थी 2700 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से भी 2700 साल पहले सबसे पहली बार चाय चाइना में, चीन में पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तविकता में ये शब्द टी, चाय, चीनी, ये शब्द चीन से आए हैं, चाइनीज शब्द हैं, ये चीनी शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि, नींबू पानी, शिकंजी, लस्सी, ये सब चीजें जो हैं ये सब बेवरेज में आती हैं, पेय पदार्थ। राजवीर ने बोला कि टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। चाय यूरोप में सिर्फ 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और तब उसे पेय पदार्थ की तुलना में दवा के रूप में ज्यादा पिया जाता था। पेय पदार्थ के बजाय दवा के रूप में पिया जाता था ज्यादा। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। दोनों लड़कों ने, प्रांजल और राजवीर ने, अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की करते हुए, भीड़ को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया चलने के लिए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता वहां आए हुए थे, उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। जल्दी ही वे लोग कार से ढेकियाबाड़ी की ओर जा रहे थे। ढेकियाबाड़ी जो कि चाय का बागान है जिसमें प्रांजोल के पिता मैनेजर थे वो। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद कार तेजी से मुख्य सड़क से दूसरी तरफ, मुख्य सड़क से हटकर दूसरी जगह मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। उन्होंने कार से मवेशियों के एक पुल को पार किया और ढेकियाबाड़ी चाय के बागान में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। ग्रेवल रोड माने पथरीली सड़क, और प्रूंड का मतलब है काट छांट करे हुए। जो चाय के पौधे होते हैं उनकी काट छांट भी करते रहते हैं। जो नई नई पत्तियां ऊपर निकल आती हैं उनको तोड़ लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre ऑफ टी बुशेस। पथरीली सड़क के दोनों तरफ कई कई एकड़ में चाय के खेत फैले हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सबके सब खेत जो थे, चाय की सारी झाड़ियां जो थी वो एक जैसी ऊंचाई पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उनकी काट छांट की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। टी प्लकर्स माने चाय की पत्तियां तोड़ने वाले, चाय चुनने वाले। स्प्राउटेड लीव्स, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स मतलब नई नई फूटी हुई पत्तियां, या जो नई नई पत्तियां होती हैं उनको कोपलें भी बोलते हैं, नई नई कोपलें। तो ये कह रहे हैं ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स। चाय की पत्तियां तोड़ने वालों का समूह बांस की टोकरियां अपने पीठ पर बांधे हुए
प्लास्टिक के लबादे पहने हुए नई नई चाय की जो नई नई फूटी हुई पत्तियां, नई नई कोपलें जो थी, उन्हें चुन रहे थे। उन्हें तोड़ तोड़कर अपने पीठ पर जो बांस की बास्केट्स थी, डलियां थी, उनमें डाल रही थी चाय चुनने वाली, चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाओं का समूह। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के पिता ने गाड़ी धीमे करी। एक ट्रैक्टर जो कि पीछे ट्रेलर के अंदर चाय की पत्तियां पूरी लादे हुए आ रहा था, उस ट्रैक्टर और ट्रेलर को गुजरने देने के लिए, निकल जाने देने के लिए प्रांजोल के पिता ने गाड़ी एक जगह धीमी करी। This is the second flush of sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? सेकेंड फ्लश का मतलब है दूसरी बार फूटना, अंकुरित होना या निकलना। स्प्राउटिंग पीरियड यानी अंकुरण का अवधि या नई कोपलें निकलने की अवधि। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने प्रांजोल के पिता से पूछा कि मिस्टर बरुआ, ये चाय की पत्तियों का के निकलने का, नई पत्तियों के निकलने, फूटने का, नई नई कोपलें निकलने का दूसरा समय है, नई कोपलें निकलने का समय है, दूसरी पत्तियां आने का समय है, दूसरी बार का समय है ना मिस्टर बरुआ? इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। आगे राजवीर ने ही अपनी बात में शामिल किया। ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है, ये दूसरा फ्लश जो है, या फिर स्प्राउटिंग पीरियड जो है, दूसरी बार की जो नई नई पत्तियां फूट रही हैं उसका जो समय है वो राजवीर बताता है कि ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है और सबसे अच्छी चाय प्रदान करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के पिता ने आश्चर्य में कहा राजवीर से, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने यहां आने से पहले अच्छा खासा होमवर्क किया है, इस विषय पर यानी चाय के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखी है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने स्वीकार करते हुए बोला और आगे बोला, लेकिन मुझे आशा है कि मैं यहां रहते हुए कहीं ज्यादा अधिक चाय के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाऊंगा। तो यहां पर आकर ये थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम भी खत्म होता है और ये हमारा चैप्टर 5 फर्स्ट लाइट बुक का चैप्टर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया भी यहां पर आकर खत्म होता है। तो अगले वीडियो में आपकी अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूं।